Meantime, we have gone through about the policies and strategies adopted by China for the development of their nation. Now let's talk about Pakistan, that what sort of strategies and policies and reforms were adopted by Pakistan. Children, already I have told you that Pakistan used to be the part of India at once. Before 1947, Pakistan used to be the part of India, that is why the country was known as Hindustan. Clear? As after 1947, when the Pakistan became a different nation in itself, it started adopting different policies, formation of the policies related to many of the sectors, related to demographic changes, development and all. But one thing you will have to know, that whatever the policies and strategies Pakistan adopted, they all were almost similar with India. Reason already I have told you, that is what? The reason is that India was having a very good at agriculture work. Reason was that you may have seen in the map also, in Punjab and there Haryana, that particular area is particularly known for the agriculture sector. And as the partition was there, bulk of the land was now in the hand of Pakistan. So that means we can say that most fertile land went in Pakistan. Industries which were very famous for the production of jute and all, they all went in the hand of Pakistan. So whatever the policies we were accepting for the reformation, like green revolution and all, they even adopted the same, because the occupation structure was basically same. So here you will come to know that Pakistan also adopted many of the policies. You can see there in the last 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy, framework for import substitution. As you know, we also accepted this type of policy under LPG. That is what? Import substitution. और क्या है import substitution? कि किसी भी प्रोडक्ट को अदर कंट्री से इंपोर्ट करके उसको यहाँ सेल आउट करने से बेटर क्या है कि क्यों ना उस प्रोडक्ट को हम ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, सो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, ह्यूमन कैपिटल का एक बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया. दे ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी, दे रेगुलेटेड दिस पॉलिसी फॉर द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. Apart from that, they also introduced green evolution. हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस स्केल पे इंडिया ने डेवलपमेंट किया, जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया था, उतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था. रीजन क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे जितना कि इंडिया में है. ठीक है, एरिया वाइज देखा जाए तो वहाँ एरिया इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है. आई मीन अगर मैप एरिया मैं कहूँ तो वो भी इंडिया का ज़्यादा है. इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के पास ज़्यादा है. सेकेंड, अमाउंट इन्वेस्टमेंट वो भी वहाँ इतना ज़्यादा नहीं था. इस वजह से वहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट तो किया गया, अडॉप्ट किया गया, लेकिन उनके 100% रिजल्ट्स नहीं मिल पाए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से, एग्रीग्रीन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिनका कि नेशनलाइजेशन किया गया. नेशनलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए आपको क्या होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट को उस लेवल तक प्रोड्यूस करना ताकि उसको पूरे नेशनल मार्केट के अंदर इजी गोइंग सेल एंड परचेज किया जा सके. Last year you may have gone through market chapter under microeconomics. वहाँ बेटा आपने पढ़ा होगा मार्केट के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ नेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, रीजनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स एज वेल. तो वहाँ बेटा आपने डिस्कस किया होगा कि नेशनल मार्केट्स कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट चाहे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन पूरी कंट्री में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. एंड एग्जाम्पल यू मे हैव गॉन थ्रू, दैट इज व्हाट? बैंगल्स. बैंगल्स जो है बेटा हमारी कंट्री में डिफरेंट रिचुअल्स हैं. हर एक कस्टम, हर एक रिलीजन की जो फीमेल्स हैं बेसिकली दे प्रेफर बैंगल्स. तो प्रोड्यूस कहीं भी हो रही हो, लेकिन उनका सेल एंड परचेज जो उनका मार्केट है वो पूरा नेशनल मार्केट होता है. तो वैसे ही इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट का नेशनलाइजेशन किया. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस नेशनलाइजेशन? कैन यू थिंक अबाउट दिस, कि अगर नेशनलाइजेशन किया तो उसका बेनिफिट क्या था, क्यों किया गया? रीजन इज दैट बेटा, कोई भी प्रोडक्ट जब लोकली प्रोड्यूस करके उसको वहीं के लोकल मार्केट्स में जब सेल आउट कर दिया जाता है ना, तो उसका हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं हो पाता है.
लेकिन जब उसी प्रोडक्ट को हम एक नेशनल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, नेशनल लेवल पे हम उसका सेल एंड सप्लाई करते हैं, तो हमें उसका रिटर्न ज़्यादा मिलता है, उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है और डेफिनेटली उससे जो रिटर्न प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। और आजकल बेसिकली इस चीज़ का कस्टम ज़्यादा है कि नेशनलाइजेशन किया जाए और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी इस चीज़ को आगे पहुंचा दिया जाता है। तो इसी तरह की बेटा कुछ पॉलिसीज थी जो कि पाकिस्तान अडॉप्ट की। इसके अलावा एक चीज और बेटा, जिस तरह से हमने हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इवन पाकिस्तान कॉपीड द वेरी सेम थिंग। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे दैट व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान, सो द आंसर विल बी मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया में सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है, एज सेम एज दे आर हैविंग द वेरी सेम थिंग। वहां पे भी कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर का होता है। आगे बेटा हम यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, वो ये कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि 100% गवर्नमेंट सेक्टर के हैंड में हुआ करती थी, तो अब उनको डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मीन्स क्या होता है बेटा, कि जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर है उसको डिफरेंट हैंड्स में दे दिया जाता है। आई मीन अर्लियर देयर वाज अ कंट्रोल अंडर गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकती है। कुछ ऐसी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज भी होती है जिनको कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन किया पावर का, सो दैट persons, those who are self-motivated, those who are eager to invest a good amount for the industrialization, they are having the gut feeling, so even they can contribute in the increasing trend of the GDP of the country. यहाँ तक था बेटा हमारे पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। दैट मीन्स हमारी जो तीनों कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या थी, पॉपुलेशन एग्जिस्टेंस का रेशो क्या है, वहां पे मेल रेशो, फीमेल रेशो जिसको कि हम सेक्स रेशो कहते हैं, फर्टिलिटी, डेंसिटी, इन सब के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो यू विल हैव टू ऑब्जर्व दिस टेबल नंबर 10.1 on page number 185. So you all are requested to open this page so that you can understand the very same thing here in a very better way. All right. So comparatively we will have to observe this. इसको लाइन टू लाइन रीड करने से अच्छा बेटा हम इसको यहाँ पे कंपैरेटिवली देखेंगे, क्योंकि सेम डेटा हमें ऊपर इन लैंग्वेज गिवन है और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इस तरह के जो टेबल्स हैं, इस तरह का जो भी डेटा होता है वो आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही इनमें से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें यहाँ पे। एट फर्स्ट इंडिया इज देयर, इस तरह से हम देखते हैं और एक बार इनका कंपैरिजन भी देखते हुए चलते हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन ईयर 2015, इंडिया 1311, चाइना 1371 एंड पाकिस्तान 188। कंपैरिजन करके देखते हैं बेटा। सो चाइना इज ऑन फर्स्ट लेवल, नो डाउट दैट वी नो वेरी वेल कि चाइना इज हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन एंटायर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की तीनों कंट्रीज में अगर देखा जाए तो हर साल मींस एनुअली कौन सी कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। वैसे अगर आपको याद हो बेटा तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं चैप्टर 1, 2, 3 में, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज देयर इन इकोनॉमिक्स दैट इंडिया इज गिविंग बर्थ टू ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में है उतनी पॉपुलेशन एवरी ईयर इंडिया में इंक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स आप अज्यूम कर सकते हैं इस चीज को कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां है और इंडिया हर साल कितनी पॉपुलेशन को और इंक्रीज कर रहा है। बट हियर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट पाकिस्तान इज ऑन द वेरी फर्स्ट नंबर। ईयरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बेटा वो कहां पे है, इन पाकिस्तान। After some of the months, whenever you will be converted into BCom first year, you will learn there a theory of population. आप एक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे बेटा, दैट इज गिवन बाय माल्थस। माल्थस अपने आप में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए उस जमाने में और उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी रिलेटेड टू पॉपुलेशन जिसको कि कहा जाता है माल्थेशियन थ्योरी। और उन्होंने इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि पाकिस्तान जो है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होती है, उसको उन्होंने थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट से भी
कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं, बट पाकिस्तान में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीज़न मालथेशियन थ्योरी में भी दिया गया है। ओके, अगर बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना में ओनली 0.5 एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। कैन यू थिंक अबाउट द रीजन? क्या रीजन हो सकता है इसका? सो चिल्ड्रन, रीजन इज वेरी स्पेसिफाइड कि चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया था इन लेट 1970s and the exact year is given, that is 1979, approximately 1979 में चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म को स्टार्ट किया गया, जहां पे किस चीज पे स्ट्रेस दिया गया कि वहां पे जो भी कपल है उनका सिर्फ एक ही बेबी होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इस चीज को लीगली इंप्लीमेंट कर दिया गया था, और लेकिन अब इस चीज को रिमूव भी कर दिया है वहां से। उसका रीजन ये है बेटा कि अगर हम एक बार इस नॉर्म को स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले कुछ सालों के बाद में हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो चाइल्ड पॉपुलेशन तो बहुत कम रह जाएगी, एल्डर एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। एंड वी नो वेरी वेल कि जो यंग पॉपुलेशन है दे आर द फ्यूचर ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, लेकिन जब यंगस्टर्स रहेंगे नहीं बेटा तो कैसे कंट्री की ग्रोथ पॉसिबल है? ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेंसिटी, दैट मींस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कहां पे कर रही है। दिस इज ऑन एन एवरेज, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है बेटा, दिस इज ऑन एन एवरेज, कहीं पे ज्यादा भी तो कहीं पे बहुत कम भी हो सकती है। सो इन इंडिया दिस इज 441, चाइना 146 एंड पाकिस्तान 245। अगेन हियर इंडिया इज ऑन फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2015। इन इंडिया इट इज 929, मीन्स 929 फीमेल ऑन 1000 मेल कैंडिडेट्स। इन चाइना इट इज 941, इंडिया से थोड़ा ज्यादा है वहां पे। एंड इन पाकिस्तान दिस इज 947, सबसे ज्यादा, सो पाकिस्तान गेट्स हियर द वेरी फर्स्ट नंबर। ऑलराइट, अब ये डिक्रीज होने का रीजन हमारी कंट्री में कुछ रिचुअल एस्पेक्ट्स, और हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऑर्थोडॉक्सी है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ जो फीमेल पॉपुलेशन वो रिड्यूस होती जा रही है, फीटस किलिंग एंड ऑल, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, अभी भी चीज एग्जिस्ट करती हैं बेटा। सो इट इज नॉट इक्वल 1000 to 1000, ऐसा भी इक्वल नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी रेट, और फर्टिलिटी रेट के अंदर देखा जाए सो इंडिया इज ऑन, द रेट ऑफ इंडिया इज 2.3, चाइना 1.6 एंड पाकिस्तान 3.7। अगेन पाकिस्तान गॉट फर्स्ट रैंक हियर। एंड द वेरी लास्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पढ़ा है हमने इस चीज को भी कि रूरल एरिया से माइग्रेट करते हुए अर्बन एरिया में आना और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करना, रूरल एरिया को कन्वर्ट करना अर्बन एरिया में। जैसे बहुत से ऐसे एरियाज हैं हमारी कंट्री में, कोटा में भी आपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि अपने आप में है तो सिटी लेकिन कनेक्टेड है रूरल एरिया से, तो उन रूरल एरियाज का इतना अच्छे से डेवलपमेंट किया जा रहा है कि अब वो कनेक्ट होकर के बिल्कुल कहां पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, अर्बन एरिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली सारी फैसिलिटी सर्विसेज वहां तक पहुंचाई जा रही हैं, सच एज पक्का रोड, पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल, इन सब चीजों का में इजी गोइंग डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज व अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। एंड हियर वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हु इज ऑन द वेरी फर्स्ट नंबर। सो इंडिया इज हैविंग 33, China 56 and Pakistan is having 39. So China gets first rank here. तो ये हमारा एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारे सामने है जहां पे कि हमने तीनों ही कंट्रीज को ऑब्जर्व किया है कि कहां पे किसको फर्स्ट रैंक मिल सकती है। सो चाइना इज हैविंग 1 2, पाकिस्तान 1 2 3 एंड इंडिया इज हैविंग 1 ओनली। सो वी कैन से दैट कि पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा आगे हर चीज में, ठीक है, 1 2 3। All right. Now, next what we need to discuss is gross domestic product and sectors, GDP. और ये क्या है बेटा GDP? चैप्टर 1 2 3 तीनों ही चैप्टर्स में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी है। दैट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उस चीज से इंस्पेक्ट किया जाता है कि कौन सी कंट्री की जीडीपी ज्यादा, बेसिकली जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होने का रीजन क्या है? या तो कंजप्शन भी इक्विवेलेंट है या फिर वहां से गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जहां पे इस चीज के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं वही तो अपने गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे।
और प्रोडक्शन ज्यादा करना, दैट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट डायरेक्टली इंक्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जो कि अभी आपने देखा था बेटा कि लॉकडाउन सिचुएशन में हमारी कंट्री इंडिया की बात करें सो जीडीपी वाज इन माइनस एंड द परसेंटेज वाज -24। इतना ज्यादा रिडक्शन हुआ है, रीजन यू नो वेरी वेल, क्योंकि सब कुछ कंट्री में बंद था, कहीं पे कोई भी इंडस्ट्रीज बिजनेस एंड ऑल सब कुछ बिल्कुल बंद था, इस वजह से ना कुछ प्रोडक्शन हुआ ना कुछ ग्रोथ हुआ। ओनली जो नेसेसरी गुड्स है उनका सेल एंड सप्लाई हो रहा था, बट उससे भी इतना ज्यादा इफेक्ट हमारी जीडीपी पे नहीं पड़ रहा था, दैट इज व्हाई इट वेंट इन माइनस। ऑलराइट बेटा, तो इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ हम एक इसका टेबल गिवन है बेटा, इस टेबल से डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में जीडीपी ज्यादा है, कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और किसको कुछ और ज्यादा एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है। इट इज टेबल नंबर 10.2 representing annual growth of gross domestic product and the provided data is in%। और जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है बेटा वो कहां से कहां तक है, 1980 टू 2017, मीन्स एक ऑब्जर्वेशन दिया गया 1980 टू 90 एंड द अनदर ऑब्जर्वेशन इज 2015 एंड 17। So at first we talk about India. In 1980 and 90, the GDP of India was 5.7, जो एनुअल ग्रोथ है, एनुअली कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या था और अब कितना ग्रोथ है। सो इट वॉज 5.7 एंड आफ्टर 2-3 decades द चेंजेस विच आर ऑब्जर्व्ड एज 7.3 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है, अर्लियर इट वाज ओनली 5.7 बट नाउ इट इज 7.3 इंक्रीज हुई है ग्रोथ। इफ यू टॉक अबाउट चाइना, सो अर्लियर इट वाज 10.3 एंड नाउ इट इज 6.8 रिडक्शन। एंड पाकिस्तान इट वाज 6.3 बट नाउ इट इज 5.3 reduction. Can you think about this, that why the reductions are there in China and Pakistan GDP? क्या reasons हो सकते बेटा? कुछ sectoral composition changes, भाई ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना कि प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के कुछ लोग सेकेंडरी में शिफ्ट हो गए हों, सेकेंडरी को छोड़ के टर्शरी में शिफ्ट हो गए हों, या उन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्क्स को अडॉप्ट किया जिसका कि जीडीपी से को लेना देना ना हो, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस का आकर हो जाना, anything can be happen. In short words we can say कि किसी भी सेक्टर में ग्रोथ हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में वर्क हो, किसी भी सेक्टर के कुछ प्रोडक्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जीडीपी तो इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखते बेटा यहाँ पे मैं कुछ लाइंस गिवन है इससे रिलेटेड। When many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain near double-digit growth for 1 decade, as can be seen from table 10.2. What does this mean? Talking about this, कुछ ऐसी कंट्री जो कि उस ड्यूरेशन में नियर बाय 5% जीडीपी के लिए भी काफी स्ट्राइव कर रही थी। एट दैट टाइम चाइना वाज हैविंग डबल डिजिट, यू अंडरस्टैंड, 10, ठीक है, 10.3 इट वाज। सो स्टिल दैट टाइम चाइना ने इतनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया हुआ था। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ऑल्सो नोटिस दैट इन 1980s पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं यहां से इन 1980 एंड 90, ठीक है, सो पाकिस्तान वाज हैविंग 6.3 एंड इंडिया वाज हैविंग 5.7। तो कौन आगे है बेटा? एग्जैक्टली पाकिस्तान आगे था, ठीक है। China was having double digit growth and India was at the bottom. अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं 1980 और 1990 में, तो इंडिया सबसे लास्ट में है। फर्स्ट वॉज चाइना, सेकेंड पाकिस्तान एंड थर्ड प्लेस गोज टू इंडिया। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पाकिस्तान। लेटर ऑन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिक्लाइन हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान पहले कितनी ग्रोथ रेट पे था? 6.3 पे था और बाद में आ जाता है 5.3 पे, जो मैंने भी आपको मार्क भी करवाया है। क्या रीजन हो सकता है इसका डिक्लाइन होने का? सो अर्बन पॉपुलेशन एंड इंडिया इन चाइना ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज रिलेटिवली स्मॉल।
क्या रीजन बताया गया कि वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, तो इस वजह से वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। अब सोचिए कि कोई ऐसी कंट्री जहां पे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर अपने आप में डोमिनेंट रहा हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर एक ह्यूज लेवल पे, मेजर लेवल पे लाइवलीहुड का सोर्स हो, और वही अब अनफेवरेबल हो जाए, तो जैसे बताया गया है कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, या फिर कल्टीवेशन के लिए जो एरिया है वो स्मॉल है। सो एग्जैक्टली अब जब एक डोमिनेंट सेक्टर को हमने विड्रॉ कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो बाकी का जो हमारा प्रोडक्शन रह गया उसमें हम कितना ग्रोथ कर पाएंगे। और ये तो वैसे भी दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, जब तक कल्टीवेशन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, इंडस्ट्रीज में बेसिकली में जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कैसे होगी। तो प्राइमरी सेक्टर की वीकनेस की वजह से सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर भी रिड्यूस हुआ। दैट इज द ओनली रीजन कि चाइना अर्लियर इट वाज हैविंग डबल डिजिट, नाउ इट केम टू ओनली सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट। इज इट क्लियर टू नाउ ऑल? श्योर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. Again, there is a sectoral composition or sectoral share of employment and GDP in 2015 and 17. यहां फिर से बेटा हमें एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जिस ऑब्जर्वेशन में फिर से हम कंपेयर करते हैं तीनों कंट्रीज के बारे में कि किस किस तरह से कौन से चेंजेस हुए, वही चेंजेस जो आपको ऊपर बताए हैं यहाँ टैब्लो बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को. दैट इज सेक्टरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन 2015 एंड 17. रिसेंट डेटा है हमारे पास 5 to 3 इयर्स की ड्यूरेशन का, और बताया गया है कि कहाँ पे पहले कंपोजिशन क्या था, अब कंपोजिशन कैसा रह गया है. एग्रीकल्चर सेक्टर 17, इंडिया, चाइना 9 एंड पाकिस्तान 25. इट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. हम ये जो डिस्कस करें क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है. सो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन बनता बेटा यहां से दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंट्रीब्यूटेड इन जीडीपी इन इंडिया. सो आंसर विल बी 17%. रिसेंट डेटा 2015 और 17 के अकॉर्डिंग है ये. इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो कहां पे कैसा कितना ग्रोथ है. So in India, industrialization contributes 30%, in China 43 and Pakistan 21. जो मैंने आपको बताया कि चाइना में अगर वहां पे क्लाइमेटिकल कंडीशंस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिडक्शंस हुए हैं. सो एग्जैक्टली वहां क्या हुआ होगा, जो वर्कफोर्स यहां था वो वर्कफोर्स अब सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुका है. एंड यू नो वेरी वेल कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट को कवर करता है. मैंने भी आपको जब चाइना पढ़ाया था तो बताया भी था कि ग्लोबल मार्केट को कवर करता है पूरा चाइना. वो क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट इट कम्स सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स ऑन 53%, 48 चाइना एंड पाकिस्तान 54. मैक्सिमम कौन है बेटा यहाँ पे? पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि वैसे भी वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए. आई मीन गुड्स वहां पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो एटलीस्ट वहां का सर्विस सेक्टर तो स्ट्रांग है ही सही. अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स पे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडिया में कितना वर्कफोर्स यहाँ पे एनरोल्ड है इन एग्रीकल्चर. सो 42.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर स्टिल, जो कि हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेकिन रिसेंट डेटा क्या बताता हमें? 42.7%. नाउ यू विल थिंक कि सब बाकी का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहाँ गया, बाकी का चंक कहाँ गया? तो वो डिवाइड हो गए सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में. कुछ यहाँ पे आ गए और कुछ नीचे आ गए हैं. क्योंकि बेटा पहले एक चीज हुआ करती थी कि किसान का बेटा भी किसान ही बनेगा, बट नो लॉन्गर नाउ. एज अ मॉडर्नाइजेशन टुक प्लेस, एजुकेशन का स्प्रेड काफी ज्यादा हो चुका है, पॉलिसीज ऐसी बन गई हैं कि काफी सारे लोग अब सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में अपनी सर्विसेज देना ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, और उस टाइम पे एजुकेशन इतनी ज्यादा थी नहीं, आई मीन एजुकेशन रेट नहीं थी यहाँ पे ज्यादा, सर्विसेज नहीं थी, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे ज्यादा. ठीक है, बट नाउ यू नो इंडिया इज ऑल्सो ऑन द पेसिंग मोड. चाइना की बात करें बेटा, सो 17.5%,
in agriculture and Pakistan 42%, एक बल्क पॉपुलेशन उनके पास भी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें सो इंडियाज पॉपुलेशन 23.8% they are serving, चाइना 26.5 एंड पाकिस्तान 3.7। बेटा इन सारे डेटा को आपको लर्न करना है, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली यहां से आपका डेटा वाइज क्वेश्चन आता है। बोर्ड की सैंपल पेपर्स भी आप देखिए, इसके अलावा कुछ और जो प्राइवेट आपके पास कुछ मॉडल पेपर्स हो आप उनको गो थ्रू कीजिए बेटा, डेफिनेटली विल फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हियर। पूरी इंडियन इकोनॉमी में से आपके डेटा वाइज क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का भी आप पेपर उठा के देखा जो आ चुका है, देन यू विल कम टू नो कि मैं झूठ नहीं कह रहा बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 33.5% पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइड इन सर्विस सेक्टर, चाइनाज 56 मैक्सिमम एंड पाकिस्तान 54.3% पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइड इन सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से हमारा 100% जो कंपोजिशन हो कंप्लीट होता है। सेक्टर कंपोजिशन की बेटा हमने यहाँ पे बात की है कि कौन सी कंट्री में कितना ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, और तीनों ही सेक्टर्स में दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में किस तरह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में हो रहा है और वर्कफोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है।